क्लास 8 के सारे बच्चे, सबका स्वागत है। हर्ष बारसिया हूँ, गुजरात बोर्ड एसएसटी में आपका स्वागत है। सबसे पहले यही बता दूं कि पूरा कोर्स अवेलेबल होगा मेरी एप्लीकेशन हर्ष बारसिया में। यूट्यूब पे भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, इंग्लिश भी होगा और सोशल साइंस भी होगा। जीएसबी का, एनसीईआरटी सीबीएसई का नहीं है। ये टेक्स्ट बुक जो 2022-23 से पूरी नई बनी है। पहले ही जो टेक्स्ट बुक हुआ करती थी ना, उसमें 2 सेमेस्टर वाइज टेक्स्ट बुक अलग अलग होती थी। अब पूरी एक ही टेक्स्ट बुक गवर्नमेंट ने बना दी है, गुजरात बोर्ड ने। सो पहला चैप्टर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यूरोपियन मतलब यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, उसमें कई सारे लोग रहते हैं। जैसे पोर्टुगीज़ भी है, जैसे कि फ्रांस वाले भी है, जैसे ब्रिटिशर्स भी है, डेनिश पीपल भी है। सब इंडिया है। पर्पस क्या था उन लोगों का वो तो अलग ही है, पर यहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया, खुद का एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे कर दिया। क्यों आए, कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई, नौबत कौन सी आ गई है लाले, कहाँ है वो आए और क्या किया यहाँ पे आके, वो सारी बातें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इजी एंड टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन होगा यहाँ पे। टेक्स्ट बुक जिस तरह की है वैसे ही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पूरा होता जाएगा, पर यहाँ पॉइंट वाइज है। क्योंकि जब भी हम एसएसटी का एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में जो भी लॉन्ग आंसर हमें लिखने होते हैं वो पॉइंट वाइज लिखने होते हैं। जैसे दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग टू द पॉइंट। सीधी सी बात है। चलो, वेरियस रेसिस, रेसिस मतलब अलग अलग ट्राइब्स, कई सारे लोग। जैसे कि पोर्टुगीज एक रेस हो गई, ब्रिटिश एक अलग रेस हो गई, फ्रांस वाला एक अलग रेस हो गई, डेनिश पीपल अलग रेस हो गई। वो सारे के सारे, उसके साथ साथ कई सारे ट्रैवलर्स भी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से कमिंग टू इंडिया फॉर सेंचुरीज, हजारों सालों से वो इंडिया आते रहे। इंडिया हैज ऑलवेज बीन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। पूरी दुनिया का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इंडिया था। सोने की चिड़िया माना जाता था। इतनी समृद्धि थी, इतनी प्रॉस्पेरिटी थी कि वो बस आते गए यहाँ, ये वो प्रॉस्पेरिटी से अट्रैक्ट होकर ही आए थे बाहर के लोग, कि वो सोने की चिड़िया है, बहुत ही सारी धन दौलत, ये वो सारे ऐशो आराम है। लेट्स गो। द मेन रीजन फॉर दिस इज इंडियाज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। आ गए ना हम, इकोनॉमिकली मतलब पैसों से, समृद्धि से, प्रॉस्पेरिटी से टॉप पे थे दुनिया में। इसीलिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ा। We didn't have any force to attack any other country. नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास उतना तो था ही। हम कहाँ दूसरों के ऊपर हल्ला बोले। India has had commercial and cultural ties with different parts of the world. दुनिया के अलग अलग देशों के साथ हमारा टाई मजबूत था, हम जुड़े हुए थे दुनिया के साथ। 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कमर्शियल मतलब हम बिजनेस भी करते थे अलग अलग कंट्री के साथ, और कल्चरल टाइज भी थी। 2 चीज़ें थी। ये हो गया पहला ओवरव्यू। अब देखो यहाँ से, इन द 15th सेंचुरी में एक ऐसी बात हो गई कि सिग्निफिकेंट सोशल रिलीजियस चेंजेस टू प्लेस इन यूरोप। यूरोप में 2 चीज़ों ने चेंज करना शुरू कर दिया। एक सोशल यूरोप चेंज हो रहा था, और एक रिलीजियसली पूरा यूरोप चेंज हो रहा था। सोशली हम जानते हैं, रिलीजियसली मतलब धर्म के नाम पर, विच वी नो एज रेनेसांस मतलब एक नई जागृति आ गई पूरे यूरोप में। मतलब सोशल फील्ड में और रिलीजियस फील्ड में जो बदलाव आया ना, उस बदलाव को हम कहते हैं, उस पीरियड को जाना जाता है रेनेसांस। ठीक है। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन रेनेसांस एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया? इंडिया की जो हिस्ट्री है उसका कोई लेना देना है इस रेनेसांस से? टू वेरीफाई दिस, इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूरोपियंस। इसे जानने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, ये देखने के लिए ससुरा कि क्या हुआ था, ये इंडिया की जो हिस्ट्री है उससे रेनेसांस के साथ, कोई नई जागृति के साथ जो यूरोप में हुई थी, रिलीजियस और सोशल फील्ड में जो बदलाव आया था, उससे कोई लेन देन है कि नहीं है ससुरा है। वो जानने के लिए 15th सेंचुरी, फ्रॉम द 15th सेंचुरी हम समझते हैं पूरे चैप्टर को। ठीक है। रीजन्स फॉर द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। क्यों यूरोपियंस इंडिया में आए? सबसे पहले ये रीजन हमें जानना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई कि ससुरे को इंडिया आना पड़ा। 1453 की बात करो, यहाँ पे कई सारे ईयर लिखे हुए हैं। डोंट वरी अबाउट इट, वो ईयर एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ऐसा टेक्स्ट बुक में लिखा है। 1453 में टर्की पीपल सबसे पहले, अभी मैप में दिखाऊंगा आपको, उसने एक कॉन्स्टेंटिनोपल
एक पूरा एक सिटी है, एक सेंटर था, इंडिया और यूरोप के बीच का सेंटर था, जहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। दैट वाज द मीडिएटर सेंटर। उसके ऊपर हल्ला बोल दिया टर्किश पीपल ने, टर्किश मुस्लिम्स, और कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया, अपने जेब में रख दिया। इट वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, मैंने बताया ना अभी। विद द कंक्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जैसी टर्की लोगों ने जीत लिया, इंडिया का जो सामान जो था, जो यूरोप जा रहा था, वो रह गया वहीं पे, स्टॉप फ्लोइंग टू यूरोप एंड द वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यूरोप में जा रहा था, जो पूरी दुनिया के वेस्ट डायरेक्शन में आए हुए जो सारे यूरोप और बाकी जो देशों के थे, वहाँ जो इंडिया का सामान जा रहा था बाय कॉन्स्टेंटिनोपल होकर, वो रुक गया, फ्लो स्टॉप हो गया। यूरोपियंस वर इन द डायर नीड ऑफ इंडियन स्पाइसेस। यहाँ से क्या चीज़ें जाती थी यूरोप में? यहाँ से मसाले जाते थे यूरोप में। वो मसाले जो यूरोपियन लोग जो चीज़ें खाते थे, मीट वगैरह, उसमें डाले जाते थे और उस चीज़ों को टेस्टी बनाया जाता था। वो मसाले सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ही बेस्ट थे, दुनिया के किसी और पार्ट में वो नहीं बनते थे, नहीं उगाए जाते थे। यदि उगाए जाते होंगे भी तो वो उतने स्वादिष्ट, उतने टेस्टी नहीं हुआ करते थे जितने इंडिया की ज़मीन से उगाए गए मसाले मज़ेदार होते थे। ये तो बड़ी, मतलब उसे बड़ी आग लगाने वाली नीड थी उसकी, जो बंद हो गई। दे स्टॉप्ड गेटिंग दिस थिंग्स, वो चीज़ें आना रुक गई। इंडिया और भी चीज़ें एक्सपोर्ट करता था, क्या? कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, मसाले, इंडिको, एक ब्लू कलर एक टाइप का, निटर, टिम्बर, ओपियम, एक तरह का ड्रग समझो। लार्ज क्वांटिटीज में यूरोप जाता था उस समय पे। अब पीपल ऑफ यूरोप वर लार्जली कार्निवोरस। कार्निवोरस एनिमल होते हैं, पर हम इसे एनिमल भी समझ लो। ये जो यूरोपियन लोग थे तो वो कार्निवोरस थे, मतलब वो मीट वगैरह, हंटिंग करके एनिमल वगैरह ये सारी चीज़ें खाते थे। और उसमें लगता था इंडियन मसाला, मीट को प्रिजर्व करने के लिए, ज़्यादा दिन तक अच्छा रखने के लिए उस मसाले का यूज़ किया जाता था। कॉटन क्लॉथ भी इक्वली एसेंशियल था, उतना ही जरूरी था जितना मसाला जरूरी था। एज द लैंड ट्रेड, जमीन से जो रास्ता जाता था, आप समझो इस मैप के थ्रू, ये इंडिया है, इंडिया से ईरान या बगदाद, यहाँ से टर्की, टर्की में यहाँ कॉन्स्टेंटिनोपल आता है। वो लैंड रूट से हम यूरोप जाते थे, वो लैंड रूट से जो यूरोप जाते थे बीच में कॉन्स्टेंटिनोपल आता था, जो उस समय के ट्रेड का बड़ा ही सेंटर हुआ करता था। वो टर्की मुस्लिम ने जीत लिया और वहाँ से पूरा लैंड रूट का जो ट्रेडिंग था वो बंद कर दिया। तो यूरोपियन ट्राई टू रीच इंडिया फाइंडिंग न्यू वाटरवेज। अब उसे जरूरत पड़ गई, क्योंकि वो मसाले, वो कॉटन का कपड़ा, वो सारी चीज़ें जो इंडिया से आती थी, जो जमीन के रास्ते, वो बंद हो गई। नाउ वी हैव टू फाइंड एनी वे टू गो एंड कम फ्रॉम इंडिया। इंडिया का नया रास्ता, इसीलिए ज़रूरत पड़ गई ढूंढने की। आपको एक सवाल आया कि why Europeans needed to find a new way to India, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर नया रास्ता ढूंढा, वाटरवे यहाँ से यहाँ होकर साउथ अफ्रीका से कोची कैलिकट तक का। देखो, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, इंडिया में यूरोपियंस धीरे धीरे आने शुरू हो गए। एज वी हैव सीन, हमने देखा, रीज़न हमने देख लिया कि यूरोपियंस इंडिया में क्यों आए, क्योंकि उसे मसाले चाहिए थे, कॉटन चाहिए, मसाले चाहिए थे, कॉटन चाहिए थे। यूरोपियंस नेशंस लाइक, कैसे कैसे नेशन ने शुरू कर दिया इंडिया का रास्ता ढूंढना। पोर्टुगल्स ने, स्पेन ने, हॉलैंड वालों ने वर्क द हार्ड, बहुत ही मेहनत करी उन लोगों ने टू फाइंड वाटर वे टू इंडिया। पोर्टुगीज सेलर, जिसका नाम हम सब जानते हैं, वास्को द गामा, वो 1498 में सबसे पहले कैलिकट बंदर, मतलब पोर्ट, यहाँ पहुंचा, कैलिकट पे, यहाँ ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे सबसे पहले पहुंचा। ये सवाल एक मार्क में आ सकता है। वो केम टू इंडिया फर्स्ट यूरोपियन में से, वास्को डी गामा। कब आया? 1498। उसने डिस्कवर किया एक नया सी रूट, पोर्टुगल टू अफ्रीका एंड अफ्रीका टू इंडिया। विद दिस, इसी के साथ यूरोपियन ने इंडिया में आना शुरू कर दिया। फिर तो बात फैल गई कि अब हम जानते हैं ये रास्ता इंडिया का, अब हम किसी के
के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा हमें। तो पोर्टुगीज पीपल जिसे हम फिरंगी भी कहते थे उस समय पे, सबसे पहले वो आए थे फिरंगी। वास्को डी गामा केम टू कैलिकट 1498। तब उस समय पे वहां एक राजा रूल किया करता था, उस राजा का नाम है राजा किंग सामुद्रिक, जिसे जामोरिन भी कहा जाता था। वो कैलिकट पोर्ट के ऊपर उसका पूरा साम्राज्य लगा हुआ था, तो परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी बाहर से आए हुए बंदे को। तो ही मतलब पोर्टुगीज में वास्को डी गामा वगैरह ने परमिशन के लिए वो सारे कागजात जो भी उस समय पे हुआ करता था वो भेजा कि भाई हमें यहाँ पे ट्रेडिंग करना है, आप करने दोगे प्लीज प्लीज प्लीज। तो इसने अलाउ कर दिया पोर्टुगीज पीपल को कि आप स्पाइसेस का ट्रेडिंग करो, कोई बात नहीं, मसाले मौज करो, ले जाओ। अब इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन देयर पोजीशन एंड गेन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पाने के लिए, और जो जहाँ से वो बिजनेस कर रहे हैं कैलिकट वगैरह जो प्लेसेस, उस प्लेस के ऊपर अपना रूल जमाने के लिए पोर्टुगीज ने एक फोर्ट बिल्ड करा कोची में, जो कैलिकट के नीचे आता है। कोची में एक फोर्ट बिल्ड कर दिया, किला बना दिया, और दूसरा किला बनाया कन्नूर में 1505 में। 1502 2 साल के अंदर अंदर दो जगह बड़ा एक किला बना दिया, फोर्ट बना दिया, ताकि खुद की सिक्योरिटी हो जाए और पोजीशन जमाए रखने के लिए काम में आए सारी बातें। अब 1505 में जब कन्नूर में उसने किला बनाया तो पोर्टुगल सेंट इट्स वाइसरॉय, पोर्टुगीज जहाँ पे पोर्टुगीज कंट्री है वहाँ से एक वाइसरॉय है। वाइसरॉय मतलब जो इंडिया में जो भी पोर्टुगीज पीपल एक्टिविटी कर रहे हैं उन सब का मुखिया वाइसरॉय आया, जिसका नाम है फ्रांसिस्को डे एल्मेंडा। वो आया यहाँ पे टू एस्टेब्लिश पोर्टुगीज रूल इन इंडिया। आए थे मसाले का बिजनेस करने के लिए, बड़ा टेस्ट अच्छा लगा तो सोचा कि यहाँ पे रूल ही क्यों ना शुरू कर दे हैं। रूल एस्टेब्लिश करने के लिए पहला वाइसरॉय आया पोर्टुगल का, जिसका नाम है फ्रांसिस्को डे एल्मेडा। उसके बाद जो आया मतलब उसे सक्सेसर कहा जाता है, ठीक है, उसका नाम है वाइसरॉय अल्फोंसो। ये मैंगो का नाम है यार, अल्फोंसो अल्फोंसो डे, ओह ये बड़ा यार नाम तो देखो आप कितना, अल्बुक्यूर्क हुआ है। उन्होंने कई सारे पोर्ट्स को कंकर कर दिया, मतलब कंकर का मतलब है जीत लिया। गोवा जीत लिया, और गोवा के ऊपर पोर्टुगीज पीपल ने रूल एस्टेब्लिश कर दिया। फिर बात तो ये यहाँ तक हो गई 1947 में सब सारे ब्रिटिशर वगैरह सब निकल गए, तो उसके बाद भी पोर्टुगीज पीपल गोवा के ऊपर हुकूमत कर रहे थे। उसके बाद ऑपरेशन कई सारे ऐसे हुए, फिर पोर्टुगीज वहां से निकले। गोवा उन लोगों का कैपिटल बन गया। पोर्टुगीज पीपल का कैपिटल कौन, क्या है, क्या तो गोवा था। आफ्टर कंकरिंग फिर वसई मुंबई के बाजू में उनको जीत लिया, दीव जीत लिया, दमन जीत लिया। दे बिगन टू वेंचर इनटू द इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन में बिजनेस करना शुरू कर दिया, साहस करना शुरू कर दिया। उस समय के आसपास समंदर में पोर्टुगीज पीपल की हुकूमत फैल गई। पोर्टुगीज डिफिटेड सुल्तान ऑफ अहमदनगर के सुल्तान को हरा दिया, कैलिकट के सुल्तान को हरा दिया, बीजापुर के सुल्तान को भी हरा दिया। दे कैरिड स्पाइसेस, इंडिया से स्पाइसेस लेके यूरोप जाते थे वो समंदर में, समंदर के थ्रू बड़े बड़े जहाज भर के यहां से जाते थे मसाले भर के। जब वो वापस आते थे यूरोप से इंडिया, तब क्या करते थे, दे लोडेड द शिप्स में क्या भर के आते थे, हॉर्सेस, सेंट्रल एशिया के हॉर्सेस को यहां लाते थे। हॉर्सेस नहीं, हॉर्सेस, घोड़ों को यहां लाते थे। इसीलिए आपको एक मार्क का सवाल आ सकता है बच्चे, they were also called the lord of the sea. Who were called the lord of the sea? पोर्टुगीज पीपल जो समंदर के भगवान माने जाते थे उस समय पे, क्योंकि यहां से जाते वक्त वो मसाले भर के जाते थे, जब वापस आते थे ससुरे तब वो सेंट्रल एशिया से घोड़े भर के आ रहे थे शिप्स में। उस समय में ऐसा हुआ था, दिस मीन्स दैट एनी अदर नेशन, दूसरे कोई भी नेशन को इंडियन ओशन के थ्रू, इंडियन ओशन का रूट बीच में आता हो और बिजनेस करना हो, ट्रेडिंग करना हो, कोई भी अदर नेशन को, दे हैड टू सीक परमिशन फ्रॉम द पोर्टुगीज पीपल से परमिशन लेनी पड़ेगी।
तभी जाके आप इंडियन ओशन में बिजनेस कर सकते हो। बोलो, इतनी बड़ी हुकूमत उन लोगों ने एस्टैब्लिश कर दी। दे वर मैसिवली इन्वॉल्व पायरेसी इन सी। पायरेसी मतलब बड़ी लूटा रहे थे ये। यदि उसकी परमिशन के बिना कोई भी शिप समंदर में गया इंडियन ओशन में, लूट लेते थे सारे लफंगे, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। गोवा में द कन्वर्टेड लार्ज नंबर, कई सारे हिंदुओं, सबसे पहले गोवा को कैपिटल बना दिया ना पोर्टुगीज पीपल ने, तो कई सारे नंबर्स में, बहुत ही तादाद में हिंदुओं को उन लोगों ने बाय फोर्स क्रिश्चियन बना दिया। आज भी गोवा में सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस है। उसके बाद आए डच पीपल, जिसे वलंदा भी कहा जाता था, कॉकरोचेस। पोर्टुगीज की तरह डच भी हॉलैंड से आए थे, अट्रैक्ट टू कम टू इंडिया टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड। भाई हमें भी बिजनेस करते हैं भाई, हम भी यूरोप से आते हैं, आए हमें भी स्पाइसेस चाहिए, कॉटन चाहिए, तो हमें बिजनेस करने दो। पहले तो दे इन्वाडेड श्रीलंका के ऊपर हल्ला बोल दिया, जो साउथ में है ना श्रीलंका। 1658 में श्रीलंका के ऊपर हल्ला बोल दिया एंड टुक द चार्ज ऑफ ट्रेड ऑफ स्पाइसेस इन देयर हैंड्स। और श्रीलंका से जो भी स्पाइसेस का बिजनेस था उसके ऊपर अपनी हुकूमत जमा ली। सबसे पहले श्रीलंका के ऊपर अटैक करके अपनी हुकूमत जमाने वाले स्पाइसेस बिजनेस के ऊपर कौन थे? ये डच। उन लोगों ने एस्टेब्लिश किया ट्रेड, बंगाल में एस्टेब्लिश किया एंड मालाबार में एस्टेब्लिश किया। दे ऑब्टेन्ड अ डिक्री, डिक्री मतलब ऑर्डर, एक सरकार का आदेश। गोलकोंडा जो पूरा एरिया हुआ करता था, वहां जो राजा रूल करते थे उससे परमिशन ले ली उन लोगों ने और एस्टेब्लिश देयर पोजीशन इन मछलीपट्टनम। उस समय पे नाम था, आज का नाम है मछलीपट्टनम, ठीक है, साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया में आता मछलीपट्टनम। वहां अपना रूल एस्टेब्लिश किया डच पीपल। उसके बाद 1650 के बाद पीरियडिकली टाइम टू टाइम मेजर वॉर हुए। किन किन लोगों के बीच वॉर्स हुए? ब्रिटिशर्स मतलब इंग्लैंड के जो लोग थे उनके बीच, और हॉलैंड से आए हुए लोग उनके बीच, डच पीपल, उन दोनों के बीच कई सारे वॉर्स हुए। उसमें डच पीपल हार गए। सारे के सारे वॉर जो ब्रिटिशर के अगेंस्ट थे उसमें डच पीपल हार गए। रिजल्ट ये आया कि डच लोगों की जो मोनोपोली थी बिजनेस में, मतलब अपनी खुद की जो मनमानी थी, मोनोपोली का सीधा अर्थ मनमानी, वो खत्म हो गई। डच निकल लिए, अर्ली मॉर्निंग निकल लिए। डेनिश पीपल आए, डच के बाद डेनिश पीपल आए, डेनमार्क से थे, इंडिया आए। उसने अपना फोर्ट, जिसे गुजराती या हिंदी में कोठी कहा जाता था, वो सिरमपुर और बंगाल में एस्टेब्लिश करी। बट वो ज़्यादा ट्रेड में प्रोग्रेस नहीं कर पाए, इसलिए ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड, मतलब एस्टेब्लिश्ड हुई इंग्लैंड में, जो 1600 की ईयर में उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के साथ ट्रेडिंग रिलेशन शुरू करे। ऑब्जेक्टिव क्या था ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिश होने का? ऑब्जेक्टिव ये था कि ईस्ट के अलग अलग कंट्रीज के साथ बिजनेस करना एंड मोनोपोली उसके ऊपर लगाना, अपनी मनमानी करना। मतलब ईस्ट इंडिया के जो भी नेशंस है उसके साथ बिजनेस करके वो सारे बिजनेस के ऊपर अपना अकेले का हाथ होना चाहिए, अपना अकेले का ही सब कुछ पावर होना चाहिए, उसे कहते हैं मोनोपोली। ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव था। 1613 की बात करो तो ब्रिटिश गॉट अ डिक्री, डिक्री मतलब लीगल ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट। उस समय के गवर्नमेंट कौन थे? मुगल रूलर्स थे, जहांगीर। जहांगीर से ऑर्डर ले लिया कि हमें बिजनेस करने दो। जहांगीर ने कहा करो बिजनेस, कोई बात नहीं है उसमें। एंड एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फोर्ट, सूरत में पहला फोर्ट एस्टेब्लिश करा। आप मानोगे नहीं पर मानना पड़ेगा। Who established their first fort at सूरत? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला फोर्ट कहां पे एस्टेब्लिश किया? सूरत में। किसकी परमिशन से? जहांगीर की परमिशन से। फिर थॉमस रो आए यहाँ इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी से। उन्होंने जहांगीर से परमिशन ली कि हमें इंडिया के साथ बिजनेस करना है। 1615 की बात है। उन लोगों ने ट्रेडिंग कंपनी शुरू कर दी बालासोर में, जैसे आज बालेश्वर भी कहा जाता है, वो आसाम में आता है। आज बालासोर जो है वो आसाम में आता है। उस समय पे पूरा बंगाल एरिया का था, पूरा बंगाल में ही सब कुछ आ जाता था, बड़ा बंगाल एक रीजन था।
एंड ट्रेडिंग पोस्ट को कहा जाता है फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले। कहाँ? हुगली रिवर पे। हुगली रिवर जो है वो कोलकाता में आती है आज। इस ट्रेडिंग पोस्ट को कहा जाता है फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या हुआ करता था? फैक्ट्री का मतलब है वहां एक पूरा वेयर हाउस था जहां पे कई सारे गुड्स को स्टोर करा जाता था, रखा जाता था, और कंपनी ऑफिशियल्स उसे अपनी ऑफिस मानकर वहां बैठते थे। कंपनी ऑफिसर्स मतलब कौन से कंपनी के ऑफिसर? अंबानी, अदानी, टाटा ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स। उसकी वो मेन ऑफिस, मेन अड्डा हुआ करता था। द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, जो इंडिया से सामान ब्रिटेन या यूरोप में भेजना होता है, उस सामान को यहाँ पहली फैक्ट्री जो हुगली रिवर के ऊपर लगाई गई वहां स्टोर किया जाता था, रखा जाता था। ट्रेडिंग पोस्ट वाज सेटअप। ट्रेडिंग पोस्ट मतलब फैक्ट्री को सेटअप कराया गया कहाँ? कासिम बाजार में, पटना में भी, बिहार में, और प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज, उसके कंट्रोल में रखा गया। द ब्रिटिश गोट द जमींदारी। जमींदारी मिलना मतलब पता है आपको? जितने भी जमीन उस एरिया की होती है उसमें जो भी उगाया जाता है, जो भी ग्रो होता है, वो सारी की सारी इनकम जिसकी भी जमींदारी होती है उसके साथ उसके पास जाती है। तो ब्रिटिशरों को 3 गांव की जमींदारी मिल गई सबसे पहले बिहार और बंगाल रीजन में, एरिया में। कौन कौन सी? एक है सूतनती कालीघाट एंड गोविंदपुर। 3 गांव की जमींदारी मिल गई किसी राजा से। दे बिल्ड न्यू कॉलोनी, वहां एक कॉलोनी बना दी, उस कॉलोनी का नाम है फोर्ट विलियम। पहली कॉलोनी ब्रिटिशर्स ने जो लगाई उसका नाम क्या है बच्चे? तो फोर्ट विलियम है भाई। वो फोर्ट विलियम आज कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, नाउ नोन एज कलकत्ता। फिर फ्रेंच आए, 1639 की बात है। फ्रेंच ऑफिसर जिसका नाम है फ्रैंको मार्टिन, उसने मद्रास जो आज का चेन्नई है उसे लीज पे ले लिया। मतलब उस समय पे तो कितना बड़ा होगा? तो छोटा सा होगा। किंग चंद्रगिरी जो था उस समय पे, उससे पूरा मद्रास लीज पे ले लिया। लीज पे लेना मतलब लॉन्ग रेंट पे लेना, भाड़े पे, ट्रेडिंग करने के लिए। किसने? फ्रैंको मार्टिन ने। कौन था? फ्रेंच था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में एस्टेब्लिश हुई। 1668 की बात करें तो दे एस्टेब्लिश द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर, मतलब फैक्ट्री सूरत में शुरू करी फ्रेंच लोगों ने। उसका हेडक्वार्टर था मसूलीपट्टनम। क्या? मसूलीपट्टनम। दे फाउंडेड पोंडुचेरी। पोंडुचेरी जो आज का पोंडुचेरी जो है ना, वो फ्रेंच पीपल ने एस्टेब्लिश किया था पूरा शहर। आज भी आप पोंडुचेरी जाओ ना, साउथ इंडिया में है पोंडुचेरी, तो आज भी आपको लगेगा कि हम फ्रांस में आ गए कहीं। बढ़िया सिटी है। द वॉर्स हुए कई सारे डच लोगों के और फ्रेंच लोगों के बीच यूरोप में, और इसकी इफेक्ट इंडिया में भी हुई क्योंकि दोनों का रूल इंडिया में था। तो फ्रेंच वॉर डिफीटेड, वहां फ्रेंच हार गए हैं, एज द ब्रिटिश सपोर्टेड डच, क्योंकि ब्रिटिश ना बड़े ही वो थे, समझ गए ना आप? उन लोगों ने डच लोगों का साथ दिया कि आप फ्रेंच को हरा दो। अब ब्रिटिशर का साथ डच को मिला तो फ्रांस वाले हार गए। 1739 की बात करें तो दे एस्टैब्लिश कंट्रोल और कराईकल एंड बिगन लार्ज स्केल कमर्शियल एक्टिविटीज इन साउथ इंडिया में। कराईकल में अपना रूल जमाया, अड्डा जमाकर बड़े तादाद में एक्सपोर्ट और सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। बट ऑन द इश्यू ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ मोनोपोली, साउथ इंडिया में अपने बिजनेस की हुकूमत जमाने में, मनमानी करने में फ्रेंच वाले काम नहीं कर पाए। तो हुआ क्या? फ्रेंच हैड कर्नाटका वॉर हुआ ब्रिटिशर के साथ, यहां हुआ है ना, हाँ, इन विच फ्रेंच लोग हार गए। फ्रेंच लॉस देयर पावर पूरा खत्म हो गया। सिर्फ एक ही जगह पे फ्रेंच का पावर रहा, बाकी पूरे इंडिया में जहां जहां फ्रेंच फैले हुए थे वो समेट लिए सब कुछ। कहां? पोंडुचेरी में। 1761 की बात है। They were even barred from fortifying at पोंडुचेरी में वो फोर्ट भी नहीं बना पाए, वहां पे भी वो धरे के धरे रह गए और पोंडुचेरी में अपना रूल रखा बस। बाकी सब जगह से फ्रेंच वाले निकल गए, ब्रिटिशर बचे। अब यहाँ
जितने भी पीपल आए, जितने भी ट्राइब आई इंडिया में, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब यहाँ से शुरू होने वाला है द ब्रिटिश इन बंगाल। बंगाल में ब्रिटिशर ने ट्रेडिंग से इंस्टीट्यूशंस कैसे शुरू करे, वो बातें सारे की सारी जानेंगे। बट नेक्स्ट पार्ट, ये पहला पार्ट था, पार्ट 2 में चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड विथ हर्ष बारसे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मौज करो और अपने दोस्त के साथ शेयर करो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। આ ચેનલમાં આટલી બધી લાઈક કરો, નીચે કોમેન્ટ કરજો, બધા સાથે શેર બી કરજો, બેલમાં ટીન ટીન વગાડી દેજો.